Hello students, already we have discussed 11 accounting terms. Today we are going to start next term, that is 12 profit. Profit क्या है? It is the excess of total revenues over total expenses of a business for an accounting period. इससे पहले आपने एक टर्म इनकम भी सीखी थी. इनकम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके. तो यहाँ पर दो बातों पर ध्यान देना है. प्रॉफिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनकम. प्रॉफिट के लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. दूसरी बात कि प्रॉफिट जो है एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 12 मंथ्स के लिए निकाला जाता है. बिज़नेस में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डेली या मंथली प्रॉफिट निकाल सकें, तो इसके लिए हम एक अकाउंटिंग पीरियड चूज़ कर लेते हैं जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा. तो आफ्टर 12 मंथ्स बिजनेसमैन या जो प्रोप्राइटर है वो ये जानना चाहेगा कि मुझे कितने प्रॉफिट हुए एक अकाउंटिंग पीरियड में. तो इसके लिए जितने भी उसके टोटल रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ टोटल मतलब जितना भी गुड्स को सेल करके पैसा आया, सर्विसेज रेंडर करके पैसा आया, जो भी आपकी ऑपरेटिंग या रेगुलर नेचर की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, वहाँ से पैसा आया, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. टोटल एक्सपेंसेस का मतलब जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हमने कितना रेंट सैलरी पे किया, कितना मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा, सारी एक्सपेंसेस वो भी एक अकाउंटिंग पीरियड के हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में से, सो दैट हम प्रॉफिट निकाल सके. अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम रह जाए तो समटाइम लॉस भी हो सकता है. बट बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहना. 13 टर्म है गेन. इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है और गेन अलग है. गेन इज द मॉनिटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स विच आर इंसिडेंटल. जो नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस की एक्टिविटीज़ से हमें अर्न होता है दैट इज़ प्रॉफिट. लेकिन कभी कभी हमारे बिजनेस में अचानक इंसिडेंटल भी कोई ट्रांजेक्शन्स या इवेंट हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता होता. ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल रूटीन नेचर की एक्टिविटी या रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज़ भी नहीं होती हैं, इरेगुलर नेचर की होती हैं, यानी कभी कभी होती हैं जो कि रूटीन में नहीं होती हैं. जैसे हमारे पास कोई पुरानी मशीनरी पड़ी थी, ठीक है, वो 50,000 की थी और उसको हमने आज 55,000 में सपोज सेल कर दिया. तो ये जो 5,000 हमने अर्न किया, इसको आप इनकम भी नहीं कहेंगे, इसको आप गेन कहेंगे. ऐसे ही कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो हमारी फेवर में हम जीत गए हैं. ठीक है, तो उसमें भी जो भी हमें अमाउंट मिला दैट इज़ अवर गेन. 14 टर्म है लॉस. लॉस इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू. अगर कभी एक अकाउंटिंग पीरियड में टोटल एक्सपेंसेस हो जाए ज़्यादा और टोटल रेवेन्यू कम रह जाए तो डिफरेंस हमारा लॉस होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रेवेन्यू अर्न हुए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में 2 लाख और एक्सपेंसेस इस साल ज़्यादा हो गए हैं 2,40,000, तो करेंट ईयर में हमें 40,000 का लॉस बियर करना पड़ गया. इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो अचानक होती हैं, जैसे गोडाउन में स्टॉक पड़ा था और आग लग गई, लॉस ड्यू टू फायर, या माल की चोरी हो गई, या गुड्स हमारा रास्ते में जा रहा था, ट्रक का या लॉरी का एक्सीडेंट हो गया, या मशीनरी वगैरह भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गई. तो ये भी अलग टाइप के लॉस होते हैं जो कभी कभी हमें बिजनेस में बियर करने पड़ते हैं. 15 टर्म इज़ परचेजेस. जब भी हमें बिज़नेस करना है, जिस भी चीज़ का बिज़नेस करना है या जिसमें हम डील करते हैं उसके रिगार्डिंग हम गुड्स परचेज करते हैं. हर किसी चीज़ की परचेज़ को आप परचेजेस नहीं कहेंगे, ओनली गुड्स जिसमें हमारी डीलिंग है. सपोज़ हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है, हम सोफ़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने लकड़ी वुड खरीदी है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल है. उस गुड्स को अगर हमने ख़रीदा, चाहे कैश देकर ख़रीदा हो या फिर उधार यानी कि क्रेडिट, गुड्स हम किससे लेते हैं? अपने सप्लायर से लेते हैं. तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, चाहे कैश में लें या फिर क्रेडिट लें, ताकि हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, उसको रीसेल कर सकें. गुड्स को हमने अपने पास रखने के लिए नहीं ख़रीदा, उसकी आगे फिर से कोई प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उस मटेरियल को, उस गुड्स को हम परचेजेस का नाम देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम क्लोथ डीलर हैं, ठीक है, और हमने कपड़ा यानी क्लोथ ख़रीदा तो ये हमारा गुड्स कहलाएगा। और अगर क्लोथ डीलर ने कस्टमर के बैठने के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा तो फ़र्नीचर को उसने रीसेल नहीं करना, फ़र्नीचर उसका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, तो फ़र्नीचर उसकी एसेट। तो हमने परचेजेज वर्ड ओनली गुड्स के लिए यूज़ करना है, चाहे वो कैश देकर ख़रीदा हो या फिर अभी क्रेडिट चल रहा है, उधार। इसी में एक टर्म आती है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का क्या मतलब है? जब हम जिन सप्लायर से माल ख़रीदते हैं, अगर किसी भी रीज़न से गुड्स डिफेक्टिव है या जैसे उसने सैम्पल्स दिखाए थे वैसा नहीं है या हमें पसंद नहीं आया, तो हम उससे जो हमने गुड्स ख़रीदा था वो सारा माल या पार्शियल गुड्स हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो इसको हम परचेज़ रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। जब माल ख़रीदा दैट इज़ परचेजेस, और ख़रीदा हुआ माल सप्लायर को रिटर्न कर दिया दैट इज़ नोन एज परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का एक और नाम भी होता है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब माल वापस बाहर, बिजनेस से बाहर जा रहा है। आपको जो कुछ भी सोचना है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑनर से अलग बिज़नेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी माननी है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अगर हम गुड्स परचेज़ करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल भी करेंगे। तो जैसे परचेज़ का मतलब गुड्स से है, ऐसे ही सेल का मतलब भी गुड्स से ही है। या जिन सर्विसेज में हम डील करते हैं वो हम बेचें किसी कस्टमर को और बदले में उससे प्राइस चार्ज करें तो उसको हम सेल कहेंगे। जैसे परचेज़ कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़ दोनों होती हैं। सिमिलरली गुड्स हम कई बार अपने कस्टमर को कैश देकर भी बेचते हैं, ऐसे ही उधार भी बेचते हैं, ठीक है। तो कैश सेल हो या फिर क्रेडिट सेल हो, दोनों ही हमारी सेल्स में आती हैं। अगर हमारी कोई पुरानी मशीनरी या टाइपराइटर हमने बेच दिया तो ये एसेट की सेल है, इसको सेल्स में नहीं लिया जाएगा। सेल्स का मतलब सिर्फ जिसमें हम डील करते हैं, जो ओनली गुड्स की सेल है। अब इसमें है सेल्स रिटर्न क्या होती है? जैसे हम अपने सप्लायर को गुड्स लौटा सकते हैं, ऐसे ही हमें भी हमारे कस्टमर्स गुड्स रिटर्न कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो हमारा बेचा हुआ माल जब हमारे पास ही वापस आ जाए दैट इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी है क्योंकि इसमें वापस माल बिजनेस में आ रहा है। थैंक यू।